दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। करीब 10% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। ऐसे में निवेशकों को काफी डर लग रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई मारने के बाद स्टॉक में जो गिरावट का सिलसिला वो शुरू हुआ है, क्या ये और गिरावट होगी? तो यहाँ पे एक्सपर्ट का क्या कहना है उसको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको जानने की कोशिश करेंगे। अब क्वार्टर 3 भी आने वाला है, क्या उम्मीद कर सकते हैं क्वार्टर 3 से? क्या क्वार्टर 3 इसको एक फ्रेश ट्रिगर दे सकता है? जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे पास लेटेस्ट दिसंबर के म्यूचुअल फंड के आंकड़े आ चुके हैं, वो क्या इशारा करें? कौन से म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है और आने वाले समय में रिलायंस के लिए क्या संभावना बनेगी, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय यूएस की। यूएस अभी और टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। ऐसे में क्या दबाव की स्थिति बनेगी? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारोबार की बात कर ले तो आप देख सकते हो कि 1470 पर क्लोजिंग थी आज, जहाँ पे 2.23% की बड़ी गिरावट देखने को। तो आप देख सकते हो कि शुरुआत ही कमजोर हुई थी। क्लोजिंग 1504 पर थी कल की, आज 1500 पे शुरुआत हुई। इंट्राडे में 1503 तक गया एक बार, यानी कल के लेवल तक। फिर वहां से गिरावट का जो सिलसिला शुरू हुआ, स्टॉक आ गया 1468 के आसपास। तो काफी गिरावट हुई। अब देखिए तो 1114 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन हाई 1611 का, यानी 1611 से स्टॉक 1450 के आसपास आ गया। काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो अभी फिलहाल पिछले एक महीने के हिसाब से निगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिलेगा 2.51% का, यानी क्योंकि 10% के आसपास की गिरावट हो चुकी है पिछले एक महीने, 4 ट्रेडिंग सेशन में, जिसकी वजह से जो रिटर्न था वो अब निगेटिव हो चुका है एक महीने के हिसाब से। लेकिन अभी भी 3 मंथ के हिसाब से 10% का यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, जबकि 1 ईयर के हिसाब से 18.86% के आसपास की यहाँ पे तेजी बनी है। और अगर हम बात करें 3 ईयर के रिटर्न की तो 27% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 5 ईयर में 71% के आसपास का अच्छा खासा रिटर्न मिला है। ओवरऑल देखें तो सिर्फ 1 मंथ के हिसाब से निगेटिव रिटर्न, बाकी ओवरऑल आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। तो बाजार में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है। आप देख सकते हो कि सेंसेक्स में 1465 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे निफ्टी 50 में 1.7% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो इस समय देखो कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या गिरावट का सिलसिला ये आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा इस समय दिखाई दे रही है। यूएस की तरफ से जो टैरिफ की धमकी दी जा रही है कि 500% और टैरिफ लगा देगी इंडिया के ऊपर। इसके अलावा जो मिक्स कॉर्पोरेट अर्निंग्स की संभावना, जिसकी वजह से और बाजार भी ऑल टाइम हाई पे पहुंचा है, ये सारी वजह की वजह से दबाव की स्थिति बन गई है। तो ये देखो कि आज भी 780 पॉइंट की गिरावट के साथ 84,180 पर क्लोजिंग दी है सेंसेक्स ने। और निफ्टी के अंदर भी देखें तो 264 पॉइंट की गिरावट थी, 25,876 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली है। अब इस गिरावट में बड़ा योगदान रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी है। अभी आप देखें ये ब्लू चिप कंपनी है, मार्केट में काफ़ी बड़ा वेटेज है। तो इस वजह से देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो लगभग 9% के आसपास की रिकॉर्ड लेवल से गिरावट हो चुकी है, जो इसने 1611 रुपये का बनाया था 5 जनवरी 2026 को। उसके बाद 9% कम से कम गिर चुका है। और आप देखें तो यहाँ पे जो मार्केट कैप है उसमें भी 2 ट्रिलियन रुपीज़ की नुकसान देखने को मिली है। तो ये वजह भी है बाजार में गिरावट की। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के वॉल्यूम में जबरदस्त जंप देखने को मिला है। यहाँ पे 2 फोल्ड पहुंच गया वॉल्यूम। देखे तो 11.79 मिलियन शेयरों की यहाँ पे ट्रेडिंग आपको होती हुई दिखाई देगी। यानी यहाँ पे अब देखो कि कुछ फंड हाउस जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की होगी वो यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करे, इसलिए थोड़ी बिकवाली अग्रेसिव हो गई है। तो रिलायंस के अंदर जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, ये देखो कि 6 जनवरी 2026 की जो रिपोर्ट के बाद, जिसमें कहा गया कि रसिया से जो है ऑयल के जो यहाँ पे देख सकते हो कि जहाज आ रहे जामनगर रिफाइनरी के लिए। तो इस खबर ने यहाँ पे जैसे माहौल बनाया, लेकिन उसके बाद में कंपनी का जो है क्लेरिफिकेशन आ गया। उन्होंने इस पूरी खबर को निराधार बताया। उनका कहना है कि हमने रसिया से कोई तेल नहीं खरीदा है और नहीं इस जनवरी महीने में कोई तेल आने वाला है रसिया से। तो उसके बाद में गिरावट का यहाँ पे सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ पे देखें तो इस समय जो एनालिस्ट है थोड़ी वार्निंग दे रहे हैं रिटेल सेक्टर को लेकर।
उनका कहना है कि रिटेल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने की संभावना बनने लगी है और सीएलएसए ने अपना जो पोर्टफोलियो में देखे तो रिलायंस को कम कर दिया है। तो यहाँ पे उनके हिसाब से देखें ये समय जो स्थिति है रिलायंस जैसे शेयरों के लिए थोड़ी-सी कमज़ोर दिखाई दे रही है। ब्रोकरेज फर्म को लगता है कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट कम करना चाहिए। तो ये देखिए पिछले दिनों आउट परफॉर्मर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज बाज़ार में इसने बहुत बेहतर किया है और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 16% के आसपास की इसकी तेज़ी देखने को मिली है। जबकि सेंसेक्स में मात्र 8% के आसपास की तेज़ी ने सेंसेक्स के मुकाबले इसका प्रदर्शन दुगुना रहा है। पिछले 1 साल में इसने बहुत बेहतर किया है और ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो एनालिस्ट है वो इसको लेकर अभी नेगेटिव है। जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इक्विटीज़ की तरफ से इसमें बाय की रेटिंग रखी हुई है और वो यहाँ पे देखो कि अपने टारगेट को भी बढ़ा रहे। उन्होंने इसके ऊपर भरोसा जताया हुआ है। तो कुछ ब्रोकरेज हाउस है जो इस समय अपनी होल्डिंग भले ट्रिम करे हो लेकिन दूसरे जो ब्रोकरेज हाउस है वो इस पे भरोसा करे रिलायंस। तो यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि 15 से 20% की यहाँ पे ईपीएस कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देखने को मिल सकती है आने वाले 3 से 5 साल में। यानी यहाँ से बेहतर प्रदर्शन देखा जा सकता है। कंज्यूमर बिज़नेस में भी आप देखें तो कंपनी का जो एवरेज ऊपर रेवेन्यू है एआरपीयू उसमें 13% की वृद्धि देखने को मिल सकती है आने वाले 25 से 2028 के बीच में। तो कंपनी का एआरपी और बढ़ेगा, कंपनी का बिज़नेस बढ़ेगा, यानी आने वाले जो समय में भी रिलायंस बेहतर करेगा। ऐसी यहाँ पे देखिए जेएम फाइनेंशियल की संभावना बनती है। अब यहाँ पे कोटक इक्विटीज़ ने क्वार्टर 3 के लिए अपनी संभावना व्यक्त की है। रिजल्ट को लेकर अपना जो प्रीव्यू दिया उसमें एबिटाडा में 9.3% की वृद्धि देखने को मिल सकती है ईयर ऑन बेसिस पे और यहाँ पे देखो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखें तो 4.3% की वृद्धि हो सकती है एबिटाडा के अंदर। ब्रोकरेज फर्म को अंदाजा है कि एबिटाडा जो है वो यहाँ पे ऑयल और टेलीकॉम सेक्टर के हिसाब से देखें तो बेहतर करता हुआ दिखाई देगा जिसमें यहाँ पे 15 से 17% O2C बिजनेस के अंदर देखने को मिल सकता है और यहाँ पे रिटेल सेगमेंट इनका 4 से 5% के आसपास योगदान दे सकता है। तो ये देखो कि ईयर ऑन बेसिस पे इसमें 15% की डिक्लाइन भी देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे रिटेल बिजनेस थोड़ा-सा कमज़ोर रह सकता है लेकिन O2C का बिजनेस अच्छा करेगा, टेलीकॉम का बिजनेस बेहतर करेगा। तो ब्रोकरेज फर्म ने जो अपना प्रीव्यू दिया उसमें कहा है कि जो एबिटाडा है डिजिटल सर्विस का उसमें 2.7% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल सकती है और ईयर ऑन बेसिस पे 16.5% की जंप देखने को मिल सकती है। तो इसके पीछे वजह है कि इसका जो एआरपी है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये आप समझ सकते हो कि बिज़नेस के अंदर जंप की संभावना इसके अलावा जो O2C का बिज़नेस उसमें 15% की जंप की संभावना बन रही है। तो ये कुल मिला के देख सकते हो कि ब्रोकरेज हाउस बुलिश है। दूसरी तरफ तो मोतीलाल ओसवाल ने भी अपनी राय रखी है रिलायंस को लेकर। तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो वेल्थ मैनेजमेंट में जो वीपी रिसर्च है स्नेहा पोद्दार उनका कहना है कि यहाँ पे मौजूदा स्तर पर रिलायंस में भले उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है। उनके मुताबिक इस साल कंपनी को कई बड़े ट्रिगर मिल सकते हैं। यहाँ पे रिलायंस जियो के आईपीओ की संभावना काफ़ी मजबूत है और जो इस समय जो शेयर होल्डर उनको अलग से शेयर होल्डर कोटे की तरफ फ़ायदा भी मिलने जा रहा है। तो कोई भी कंपनी जब आईपीओ लाती है तो जो पुरानी जो उसकी कंपनी होती है उसके जो शेयर होल्डर है उसको फ़ायदा मिलता है या उसको अलग से कोटा मिलता है। तो डबल उनको मौका मिल जाता है। कंपनी जल्द ही डीआरएच भी फाइल करने जा रही है। रिटेल बिज़नेस में सुस्ती के बीच में अब थोड़ी-सी रिकवरी देखने को मिल रही है। न्यू एनर्जी सेगमेंट में किए गए निवेश में आने वाले समय धीरे-धीरे वैल्यू क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। जैसे-जैसे बिज़नेस कंपनी का आगे बढ़ेगा, वैसे और आगे बिज़नेस में संभावना बनेगी, इसकी वैल्यू और बेहतर होगी। तो कुल मिला के मोतीलाल ओसवाल भी इस समय बुलिश है। तो आप देख सकते हो कि भले एक ब्रोकरेज हाउस के जिसमें आप देख सकते हो कि सीएलएसए की तरफ से कुछ वार्निंग जारी की हो, लेकिन दूसरे ब्रोकरेज हाउस बुलिश है और उनको लगता है कि यहाँ पे शुरुआत है रिलायंस की आगे और बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।